देखिए, स्ट्रेटेजी प्लानिंग की जरूरत क्यों है? क्योंकि जीपीएस लगेगा तभी ये पता चलेगा कि जाना कहाँ है। जिंदगी में जब भी कोई मंजिल पे पहुंचना है तो उसका रास्ता पता होना पहले से जरूरी है, क्योंकि एक मंजिल तक बहुत सारे रास्ते जाते हैं। कुछ देर में पहुंचाते हैं, कुछ जल्दी पहुंचा देते हैं। हमें वो रास्ता चूज करना होता है। जीपीएस हमें ये बताता है कि ये रास्ता सबसे जल्दी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। वैसे ही स्ट्रेटेजी प्लानिंग जो एक टीचर बताता है बच्चों के लिए, वो होती है, वो रास्ता है जो उनको नौकरी तक, सिलेक्शन तक सबसे जल्दी लेकर जा सकता है। अब से 6 महीने हैं लगभग आपके पास, और आप देख रहे हैं कि लगातार वैकेंसी भी ठीक ठीक आ ही रही है। अगर हम ये मान लें कि आधी वैकेंसी तो एकदम जेन्युइन लोगों को ही मिलेंगी। एग्जाम भी एसएससी तमाम लड़ाइयों के बाद ठीक समय पर कराई रही है। मान लेते हैं कि 2024 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप सफल नहीं हो पाए, तो देखिए, मायूस नहीं होना। जिंदगी में बहुत जंग लड़नी होती है। कोई हार जाओगे, कोई जीतोगे, मगर दिल कभी नहीं हारना। क्योंकि अगर दिल हार गए ना, तो ये समझ लो कि हर मूड पे हारते हैं। तो दिल नहीं हारना है। और हारकर जो दुख है ना, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम कुछ ना कुछ कमियां छोड़ देते हैं। हम बाद में ये सोचते हैं, आज भी आप ये सोच रहे होगे कि शायद थोड़ी सी तैयारी और होती और ये एक सवाल और ठीक हो गया होता नेपाल के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वाला जीएस में, तो शायद इस साल सिलेक्शन हो जाता। क्योंकि कोशिश करके हारने का गम कभी नहीं होता। सफल होने की कोशिश उस हद तक करनी है कि हार परेशान ना करे, बल्कि स्वीकार हो जाए कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, और हम दोबारा उठ के खड़े हो पाए आगे बढ़ने के लिए। आप सोचिए, जब हर बार कोई ना कोई एक रैंक ला रहा है, तो आप क्यों नहीं ला सकते? इस बार भी 18,000 वैकेंसी है। मान लेते हैं कि 10, 12, 15,000 वैकेंसी एकदम जेन्युइन बच्चों को मिलेंगी, तो उस 10, 12, 15,000 में आप क्यों नहीं आ पा रहे? सोचने का विषय है। यानी आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं तो कमी है। एसएससी सिस्टम में कमी है, मैं उस बात को भी समझता हूं, लेकिन उस सिस्टम में कमी के बावजूद भी जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, हम वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? देखिए, पढ़ाई करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। कोई नहीं चाहता कि दिन रात पढ़ाई करे या काम करे, या मेहनत किसी को भी नहीं अच्छी लगती। बट अगर पढ़ेंगे नहीं तो जीवन कैसे चलेगा? 2 वक्त की रोटी कहां से आएगी? सबका मन है कि एक अच्छी लड़की से शादी हो, बट अगर आप बेरोजगार रहेंगे तो कोई बाप आपको अपनी बेटी क्यों देगा? बताइए। और अगर इस साल भी नौकरी नहीं हुई तो बहुत कुछ अधूरा रह जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि आपके सपना मारे जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बार हर हाल में आपको नौकरी मिले। कुछ बातें एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि ये सिचुएशन डू और डाई, करो या मरो वाली है। क्या चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, उन सब की ऐसी तैसी। खुद को कैसे मोटिवेट रखना है। माँ बाप के त्याग को याद रखना है। जो आपने अपने से यानी खुद से और अपनों से जो वादे किए हैं, उनको याद रखना है। और लगातार तैयारी में, मेहनत में बने रहना है। क्योंकि इस बार हर हाल में नौकरी चाहिए। क्योंकि अगर ये मौका भी हाथ से निकल गया तो समझो जिंदगी भर का अफसोस रह जाएगा। हर दिन सिलेक्शन लेना, हर दिन नौकरी पाना मुश्किल होता जा रहा है, आसान नहीं रहा है। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे करप्शन भी बढ़ रहा है। हमें दोनों चीजों से लड़ना है। हमारे लिए दोनों चीज खतरा है, कंपटीशन भी और करप्शन भी। क्योंकि खुद को ही भरोसा खुद पे रखना पड़ेगा। दुनिया, फूफा जी, जीजा जी, मामा जी सब ये कहने को बैठे हैं कि इससे नहीं होगा, बेटा कुछ काम धंधा ढूंढ लो। सब ये कहने को बैठे हैं। आसान नहीं है आज के दौर में उतनी चीजें, बट ये है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से सब कुछ मिल जाता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे पाया नहीं जा सकता। कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं? ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं, उस हद तक जाना पड़ता है। आप सोचते हैं कि सागर किनारे बैठे हैं और लहर आएगी और आपको मोती पत्थर मिल जाएंगे। नहीं, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। सागर में उतरना पड़ेगा, उसके लिए डुबकियां लगानी पड़ेंगी, तैरना सीखना पड़ेगा, तब कहीं जाके लाइफ चलेगी। हम बात करेंगे कि कैसे 2025 जो सीजीएल आने वाला है, कैसे उसमें विजय हासिल की जाए, ये जानते हुए कि कट ऑफ 75%, 76% से ऊपर जा रही है। हमारी तैयारी में कितनी आग होनी चाहिए कि हम उस कट ऑफ को क्लियर कर पाएं। और मेंस में भी अब अच्छी ही कट ऑफ जाएगी। मेंस में भी हम कैसी तैयारी प्री के अंदर करें कि मेंस में भी हम 350 का स्कोर कर पाएं। इन सब चीजों पे हम बात करेंगे।
मैं अपने उस 5 साल के अनुभव से, जब मैंने खुद भी सीजीएल दिया और लगातार क्रैक किया, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैं कैसे पढ़ता था, कैसे मैं मोटिवेटेड रहता था कि नहीं यार पढ़ना है, कुछ अच्छा करना है, खुद के लिए करना है, माँ बाप के लिए करना है। क्योंकि देखिए जिंदगी, आज लोग कह देते हैं कि आज लोग धर्म की बात कर लेते हैं। मैं कहता हूं कि ये धर्म, जिंदगी जीना, ये कुछ चंद शब्द नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो आपको अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी के दौरान फॉलो करना है। आपकी पूरी जिंदगी का जो प्रोसेस है वो जिंदगी जीना है, जिसके अंदर आप तैयारी करेंगे, कभी सिलेक्शन नहीं होगा, कभी सिलेक्शन होगा, आप रोएंगे पीटेंगे, कभी कोई आपकी जिंदगी में आएगा, कोई आपकी जिंदगी से चला जाएगा। ये सब चीजों से मिलकर जिंदगी बनती है और हम सोचते हैं कि ऐसा मेरी जिंदगी में ही हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वक्त अलग अलग हो सकता है बट सबकी जिंदगियों में दुख आते हैं। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपका गोल एसएससी सीजीएल क्यों है। क्योंकि आपको सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी आपको क्यों चाहिए? क्योंकि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। आप देखते हैं प्राइवेट नौकरी में कभी भी किसी को निकाल दिया जाता है और निकाला भी ना जाए। आजकल आप देख रहे हैं कितनी कंपनियां बंद होती जा रही हैं। आप देखिए बायजूज में कितने सारे एम्प्लॉय थे, लेकिन बायजूज खत्म हो गई और आज मैक्सिमम लोग रोड पे आ गए। कुछ को नौकरी मिली, कुछ को नहीं मिली। एक साथ इतने लोग निकाले जाते हैं तो दूसरी कंपनियां उतने लोगों को एब्जॉर्ब कर भी नहीं पाती। तो इसीलिए हर कोई ये सोचता है, या वो बच्चा ये सोचता है जिसके माँ बाप के पास ना तो बिजनेस करने के लिए पैसा है, ना अपनी खुद की खेती है, वो किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं किसी दूसरे के यहाँ मजदूरी करके या किसी दूसरे के खेत को बटाई पे लेकर के। तो हर बच्चा ये सोचता है कि यार एक सरकारी नौकरी ऐसा रास्ता है कि मैं मेहनत करूं और सरकारी नौकरी में सेलेक्ट हो जाऊं तो मैं अपने घर का स्टेटस बदल सकता हूं। ये सबके मन में होता है, हमारे मन में भी ये था और उसी श्रद्धा के साथ हमने सरकारी नौकरी की तैयारी की भी थी और निकाला भी था। तो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, और उसके बाद आता है कि प्रेस्टीज और रिकॉग्निशन। दोनों बातें मैंने लिखी हैं कि इंसान सोचता है कि यार समाज में थोड़ा सम्मान मिले, उनके घर में एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया है या उनके घर का लड़का दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। ये सोचता है, यही सब हमारे लॉजिक होते हैं जो सोच करके हम सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। मानते हैं इस बात को, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। तो जो गवर्नमेंट जॉब है वो बहुत सारे लोगों का सपना होता है। आप देख ही रहे हर साल 18 लाख लोग तो पेपर में बैठ ही रहे, 18,000 वैकेंसी पे, क्योंकि सैलरी भी ठीक ठाक है, घर चलाने के लिए अच्छी सैलरी, अट्रैक्टिव है और बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं कि आपका इलाज फ्री हो जाएगा, माँ बाप के इलाज फ्री हो जाएगा। अब एसएससी एग्जाम से आप सरकारी नौकरी कौन कौन सी ले सकते हो? आप सीजीएल की तैयारी कर सकते हो, आप सीएचएसएल की कर सकते हो, एमटीएस की कर सकते हो, और लगभग इनका पैटर्न सेम है। सीजीएल होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जब आपका ग्रेजुएशन होता है उसके बाद आप ये एग्जाम दे सकते हो, जिसके अंदर ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है। सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल है, यानी 12th के बाद आप इस एग्जाम को दे सकते हो। इसमें पोस्ट जो है वो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इस टाइप की पोस्ट है। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ है, जो नॉन टेक्निकल क्लर्किकल पोस्ट बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको मिलती है। ये 3 एग्जाम है। एसएससी सीजीएल 2025 एक अपॉर्चुनिटी है जो आप सबका इंतजार कर रही है। मुझे लगता है अगर आप आज से तैयारी करेंगे, आज से आप वो सीरियसनेस दिखाएंगे, तो शायद आप कट ऑफ को पार कर पाएंगे, वरना मुश्किल है। 5 से 6 महीने, 7 महीने की बहुत सीरियस तैयारी चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। बात समझ रहे हैं नहीं? आ रही है बात समझ में? अब वैकेंसी का ऐसा है कि आप देख रहे हैं लगातार सरकारों पे भी प्रेशर है और डिपार्टमेंट्स खुद भी ये बता रहे हैं कि और वैकेंसी की ज़रूरत है। तो वैकेंसी आप मान के चलो कि वो लगभग 10,000 से तो ज़्यादा ही रहेंगी। हो सकता है कि 20,000 भी हो, क्योंकि इस साल भी ऐसा कहा जा रहा था 30-35,000 वैकेंसी आई थी बट नहीं आई। तो हो सकता है कि वो इस साल ऐड होके आए वैकेंसी। ठीक है, अब देखिए जो एक कट ऑफ जिसका डर बना हुआ है कि इस बार बहुत हाई कट ऑफ गई है, 153 154 है, तो कई सारे बच्चों का मनोबल टूट रहा है कि यार मैं तैयारी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए कट ऑफ जो है वो कई सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं, जैसे नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। तो इस बार 18,000 के आसपास वैकेंसी थी, तो कम जानी चाहिए थी कट ऑफ, जिसकी लड़ाई आप देख रहे हैं लगातार चल भी रही है। अब सक्सेस फॉर्मूला है क्या? देखिए आपने स्ट्रेटेजी बना ली, अब उस स्ट्रेटेजी को प्लान भी करना पड़ेगा, उसके हिसाब से प्लानिंग बनानी पड़ेगी। उससे भी कुछ नहीं होगा, फिर एग्जीक्यूशन चाहिए। जैसे जब गणित को समझना होता है तो 3 स्टेप हमारे पास होते हैं कि भाई पहले गणित जो शिक्षक पढ़ा रहा है हमने उसको ठीक तरीके से सुना, उसके बाद हमने समझने की कोशिश की, उसके बाद हम प्रयोग कर रहे हैं, यानी हम खुद से सवालों को करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब कहीं जाके गणित आती है। वैसे ही सक्सेस का भी यही फॉर्मूला है कि स्ट्रेटेजी बना ली, आपने एक जीपीएस बना लिया, उसके बाद उस जीपीएस पे प्लानिंग मतलब इस तरीके से सेट करना पड़ेगा कि मैं इतने बजे चलूंगा, इतने बजे से इतने बजे यहां पहुंच जाऊंगा, और फिर एग्जीक्यूशन का मतलब कि मैं चलना शुरू तो करूंगा।
अगर मैं खड़े खड़े जीपीएस लगा के खड़ा रहूंगा तो कभी मंजिल पे नहीं पहुंचूंगा। तो स्ट्रेटेजी के साथ एक प्लान करना कि ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन होगा कैसे विद इन टाइम। अगर आप सोचो कि आपने इस साल बस ऐसे ही पढ़ लिया फिर आप अगले साल, तो आपको नौकरी तो मिलेगी, आप पढ़ रहे हो, बट अगर आप ठीक तरीके से नहीं पढ़ रहे हो, लाइक आप पढ़ रहे हो सिर्फ गणित पढ़े जा रहे हो, या इंग्लिश आपकी फेवरेट है आप इंग्लिश पढ़े जा रहे हो, रीजनिंग पढ़े जा रहे हो, आप चारों सब्जेक्ट ठीक तरीके से पढ़ ही नहीं रहे हो, तो आपकी प्लानिंग में कमी है, तो आपको नौकरी कभी नहीं मिलेगी, नौकरी लेट होती जाएगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि नौकरी जब लेट होती है ना, तो फिर जब मिलती है ना तो मजा रहता नहीं है उतना, पता है, फिर आप उसका वो स्वागत नहीं कर पाते कि यार नौकरी मिली लेकिन मजा ही नहीं आया, तो क्या मतलब है यार नौकरी का। अब देखिए स्ट्रेटेजी प्रिपरेशन की है क्या। सबसे पहले कि अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम का पैटर्न क्या है, वो किस तरीके के सवाल पूछ रहा है, कैसी उसकी कट ऑफ जाती है, वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ कितनी रहती है, ये सब आपको पहले ही पता लग जाएगा। तो एग्जाम का पैटर्न समझना कि मुझे किस तरीके की तैयारी करनी है। अब मैं क्या है यही सोच के तैयारी कर रहा हूं 200 नंबर की गणित आती थी पहले, अरे नहीं अब नहीं आती ना 200 नंबर की गणित। आप देखते होंगे कि कई सारे शिक्षक भी ये कह देते हैं गणित पढ़ाते हुए कि भाई मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे सिर्फ गणित आती थी, बट मैंने लाखों सिलेक्शन करा दिए सिर्फ गणित पढ़ाकर। हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है। सिर्फ गणित से अब सिलेक्शन नहीं हो सकता, वो दौर नहीं रहा है। आपको चारों सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम देना पड़ेगा, बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। मेंस के अंदर भी चारों सब्जेक्ट्स आने हैं, प्री के अंदर भी चारों सब्जेक्ट्स आने हैं, तो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है अपनी तैयारी के दौरान। अब बात आती है कि आप कुछ भी ना पढ़ें तो यूज स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल। मटेरियल भी आपका मायने रखता है कि आप किस तरीके की किताबें पढ़ रहे हैं, ट्रस्टेड बुक्स पढ़ रहे हैं। कई लोग इंग्लिश के ऐसी किताबें पढ़ लेते हैं उठा के, कुछ भी कि सरल है, उसमें पता चला है कि जो एंटो सिनोनिम दिया था वही गलत दिया था, पेपर में पूछ लिया और वो गलत हो गया। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो हमें ये भी देखना है कि जिन रिसोर्सेज से हम पढ़ रहे हैं वो मटेरियल ठीक है या नहीं है, क्वालिटी कंटेंट है या नहीं है। उसके बाद आती है प्रैक्टिस और रिवीजन रेगुलरली, कि मैंने आज 30 वो क्या याद की, अब मैं उन्हें कभी देख ही नहीं रहा हूँ, पेपर में आएंगी भूल जाऊंगा, नहीं पता रहेगा। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, और गणित और रीजनिंग है तो उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इन सबसे भी ज्यादा जरूरी है एग्जाम निकालने के लिए कि आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं नहीं। टाइम मैनेज सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट किसी भी सक्सेस को क्रैक करने का सबसे महत्वपूर्ण की है। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको यहां से आगरा पहुंचना था, 3 घंटे का सफर था, आप रास्ते में ही 1 घंटा खराब कर गए। और ताजमहल पे ट्रंप साहब आए हुए थे इलियाना ट्रंप के साथ, नहीं मिली आपको देखने को। तो बात यह है कि वक्त रहते हर चीज पूरी होने का मजा ही तब है जब आप वक्त रहते कर पाए। तो टाइम मैनेजमेंट इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव प्रिपरेशन एंड टू अवॉइड फीलिंग ओवरवेल्म। बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी चीज है ये, ठीक है। अब मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख दिए हैं फिर भी कि टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी क्या है। जैसे आप लॉग बुक बनाइए, जैसे आप खर्चे की एक डायरी बनाते हैं, वैसे टाइम का भी हिसाब किताब रखिए। दूसरी चीज मैंने लिखी है कि डिसाइड प्रायोरिटीज। देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फर्स्ट, टैकलिंग देम इफेक्टिवली। जो काम ज्यादा जरूरी है उनको पहले करना है। कई बार जो काम जरूरी नहीं होते हम उनमें भी अपना समय खराब करते रहते हैं, इसलिए डेलीगेशन जरूरी है। जो काम आपको लगता है कि ये आपकी जगह कोई और कर सकता है, बुआ के लड़के की शादी है, आपको लगता है कि यार यहाँ पे भाई चला जाएगा तो काम हो जाएगा, भाई तैयारी नहीं कर रहा है या 12th क्लास में, तो आप उसको भेज दीजिए। डेलीगेशन भी आपको सीखना पड़ेगा। अपना वक्त बचाने के लिए हमें अपने कुछ काम जो दूसरे भी कर सकते हैं वो उनको देने पड़ेंगे। इसके बाद नो योर प्राइम टाइम। ये बहुत जरूरी है कि प्राइम टाइम जानना कि कब मेरा दिमाग सबसे ठीक तरीके से काम करता है। मान लेते हैं कि मेरा दिमाग सबसे ठीक तरीके से रात को काम करता है, तो मैं जीएस रात को पढ़ूंगा, क्योंकि जीएस पढ़ना मुश्किल होता है, इंटरेस्ट नहीं आता। आप सोचिए जिस वक्त आपका दिमाग बहुत थका हुआ है और आपको जीएस में इंटरेस्ट भी नहीं है, आप जीएस खोल के बैठ गए, क्या फायदा होगा जीएस खोल के बैठने का। हमें पता है गणित में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, मेरा दिमाग कितना भी थका हो मैं फिर भी गणित कर लेता हूं। तो जिस वक्त हमारा प्राइम टाइम है उस वक्त हम वो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जो हमारे लिए मुश्किल है, ठीक है। अगला लिखा हुआ है सैक्रिफाइस। मेक्स नेसेसरी सैक्रिफाइसेस इन योर डेली लाइफ टू डेडिकेट टाइम टू स्टडी लीडिंग टू योर फ्यूचर रिवार्ड्स। यानी कि इसका मतलब ये है, अगर आप भविष्य में अपने आप को अच्छी जगह देखना चाहते हैं, आप भविष्य में अपने आप को खुश देखना चाहते हैं, सफल देखना चाहते हैं, तो जो अभी टेम्परेरी सुख जिन चीज़ों में मिल रहा है कि मैं स्त्री 2 देखूंगा और उसका वो डांस ये देखूंगा, तो ये सब चीज़ों में जो सुख मिल रहा है ये त्यागना पड़ेगा अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है, सेट करना है तो, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, तो टाइम मैनेजमेंट में सोचिए क्वेट है, कोई अभिनय शर्मा नाम का व्यक्ति है, उसने कहा है
कि स्ट्रेस इज ओनली ड्यू टू टाइम वेस्ट, इफ यू आर एबल टू मैनेज योर टाइम देन यू ऑलवेज बी रिलैक्स। ये एकदम सच बात है और मैं अपनी लाइफ में इस बात से 1000% एग्री करता हूँ। अगर आपको टाइम मैनेज करना आता है, अगर आप अपनी सभी चीज़ें सही टाइम पे कर लेते हैं, आज मैंने सोचा था कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा उतने घंटे पढ़ूंगा, अगर मैं पढ़ पाया हूँ तो रात को मैं सुकून की नींद सो पाऊंगा। लेकिन अगर मैं अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाया, मैंने सोचा था आज मैं 6-7 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन मैं दोस्तों के साथ निकल गया, मैंने इधर उधर की बातें कर ली, टाइम पास कर लिया, तो रात को मुझे स्ट्रेस होगा, मुझे लगेगा यार आज का दिन भी खराब कर दिया। और हमेशा होता है, मैं खुद भी जब 3-4 दिन यूं ही वेस्ट कर दूं, अगर कभी ऐसा हो जाए घूमने चला गया, घूमने में भी मजा नहीं आया, गलत जगह चूज कर ली, तो स्ट्रेस सबको होता है। स्ट्रेस तभी होता है जब हम अपना काम वक्त से नहीं करते। अगर हम वक्त से अपना काम नहीं करेंगे तो स्ट्रेस हमेशा होगा। मोटिवेशन देखिए फ्यूल है सक्सेस का, लगातार किसी चीज में बने रहना है। देखिए नौकरी कोई ऐसा तो है नहीं कि आज तैयारी की और कल मिल जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। लगातार तैयारी करेंगे तभी कोई चीज हासिल होती है। तो उस लगातार तैयारी में अपने आप को बनाए रखना एक बड़ा चैलेंज होता है और उसके लिए जरूरत पड़ती है एक ईंधन की, जिसका नाम है मोटिवेशन। और वो मोटिवेशन कैसे आएगा? जब हम अपने माँ बाप का त्याग याद करते हैं, जब हम देखते हैं कि यार पिताजी ने अपने बर्थडे पे केक भी नहीं काटी क्योंकि 350-400 रुपये उसका खर्चा था, तो हमारे मन में आता है कि यार कभी ऐसा हो कि मैं कमा रहा हूं और पिताजी के लिए केक, नए कपड़े, उनका कोई ऐसी चीज जो उनको पसंद है, घड़ी अगर उनकी मोटी कलाई है तो ये सब चीजें मैं उनको ला करके दूं। उस चीज का जो सुकून है, ये सब चीजें हमारे एज ए मोटिवेशन काम करते हैं। मान लेते पिताजी पे बहन की शादी का लोड है, मुझे लगता है कि मैं कमाऊंगा तो मैं इतने पैसे दूंगा, पिताजी अगर उधार ले लेंगे कहीं से तो उसको मैं चुका दूंगा। ये सब चीजें मोटिवेशन का काम करते हैं। बात की गहराई को समझ रहे हैं कि नहीं? किसी को कोई डाउट है तो बता देना भाई यहाँ तक। तो ये पर्सनल इंस्पिरेशन मैंने लिखा ही है आपको कि योर फैमिली फ्रेंड्स कैन बी अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, रिमाइंडिंग यू ऑफ योर गोल्स एंड सपोर्टिंग यू ऑन योर जर्नी। वो आपके लोग आपको याद दिलाते रहेंगे। माँ हमेशा फोन करके कहती रहेगी बेटा ये घर की समस्या है, वो घर की समस्या है, क्योंकि पिताजी क्या है कभी जाहिर होने नहीं देते। आप उनको कोई चीज बोलेंगे कभी नहीं कहेंगे मेरे पास पैसे नहीं है, वो कह देंगे हाँ ठीक है ले आऊंगा। लेकिन वो सोचते रहते हैं, दिमाग में चलता रहता है कि बेटे को ये दिलाना है, बेटी को ये दिलाना है, बेटी की ये ख्वाहिश पूरी करनी है। माँ बाप के सपने कितनों के अधूरे रह जाते हैं, और कितने अधूरे रह जाते हैं सिर्फ अपनी औलाद के सपने पूरे करते करते। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन्हें पे बैक करें, जैसे मैंने किया। मैं चाहता हूं आप भी अपने माँ बाप को पे बैक करें। जो मुश्किलें, जो परेशानियां उन्होंने आपके लिए उठाई, इससे बड़ा और कोई मोटिवेशन नहीं है। इसके लिए आपको किसी अवध ओझा को या किसी विवेक बिंद्रा को सुनने की जरूरत नहीं है, वो आपके अपने अंदर है। आप कमरे में चुपका दीजिए कि इस साल भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो बेटे तुम्हारा क्या होगा। अपने आप जब भी देखोगे लगेगा, ऐसे 2-3 क्वेट्स और लिख के चुपका दीजिए, बेटा पढ़ ले नहीं तो तेरा क्या हाल होगा। हर हाल में इस साल नौकरी लेनी है। ऐसी 2-4 बातें जो आपको लगती हैं कि आपके अंदर आग पैदा करती हैं, आपको लगता है कि ये भी है कि उससे बदला लेना है, वो इसीलिए चली गई थी और किसी बैंक क्लर्क से जाके शादी कर ली कि हमारे पास नौकरी नहीं थी, तो उसका भी नाम रूम में लिख के चिपका दो कि बेटा बताएंगे एक दिन वक्त बदलेगा और तुम कहोगी कि तुमने हीरा छोड़ा था। एक रोड मैप बनाना पड़ेगा आपको पता है ही कि प्री जो है वो क्वालिफाइंग होता है, 200 नंबर का पेपर आता है, 25-25 सवाल आते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के। ये एग्जाम का पैटर्न है 200 नंबर के, और इसमें आपको टारगेट रखना पड़ेगा कि आपको 180 नंबर लेकर ही आने हैं हर हाल में। अगर कोई मुश्किल शिफ्ट है तो 150 से भी काम चल जाएगा, बट 180 का टारगेट हमें रखना है कि 180 लेकर ही आने। और ये प्री वाले मार्क्स कभी भी फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होते। नौकरी जो मिलती है वो हमें मेंस के मार्क्स के आधार पे मिलती है, जिसमें 30 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, 30 रीजनिंग का एक अलग पेपर होता है 180 नंबर का, हर सवाल 3 नंबर का आता है। एक पेपर होता है इंग्लिश और जीके का, जिसमें 45 इंग्लिश और 25 जीके के सवाल आते हैं, 135 नंबर की ये और 75 की, यानी ये भी 180 नंबर का होता है। और कंप्यूटर क्वालिफाइंग होता है, लेकिन 20 सवाल आते हैं। अगर आप कंप्यूटर को क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपकी बाकी की कॉपी भी चेक नहीं की जाएगी, ये बात तय रखना। 390 नंबर का मेंस का पेपर होता है, जिसमें से आपको 350-360 नंबर का टारगेट बना के चलना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? अब सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या है? इंग्लिश देखिए, टोटल अगर देखा जाए तो 135 मार्क्स का है टीयर 2 में, जीएस 75 की है, रीजनिंग 90 की है, कंप्यूटर 60 नंबर का है। और भी कुछ रह गया, मैथ्स रह गया, मैथ्स भी कितने का है? 90 का ही है, ठीक है।
सिलेबस खत्म करना है और प्रैक्टिस करनी है, दो ही चीजें हैं कि पहले सिलेबस खत्म करने पे ध्यान देना है कि सिलेबस खत्म हो जाए टाइम रहते हुए, और फिर प्रैक्टिस और रिवीजन। लेकिन अब क्या होता है कि अब सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस खत्म करना है तो 4-5-6 महीने इसमें भी लग जाते हैं कि मैं भी मैथ्स पढ़ाऊं बेहतर, तो 5-6 महीने लग जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि जैसे मान लेते हैं 2 टॉपिक खत्म हुए तो 2 टॉपिक की प्रैक्टिस और रिवीजन साथ के साथ ही चालू कर देना। अब ये नहीं करना है कि पहले सिर्फ सिलेबस खत्म करेंगे फिर प्रैक्टिस रिवीजन, साथ साथ करना है। जो सिलेबस खत्म हुआ उसका प्रैक्टिस रिवीजन चालू कर देना है, ठीक है। 3 पिलर्स ऑफ सक्सेस है कि भैया पहले सिलेबस, प्रैक्टिस और टेस्ट, यानी जो मॉक टेस्ट हम देंगे वही प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस हम उसी चीज को बोल रहे हैं जो आप टेस्ट के थ्रू करेंगे। तो सिलेबस खत्म किया, रिवीजन किया, प्रैक्टिस पहले हमने नॉर्मली की प्रैक्टिस, मतलब ऐसे ही हमने कोई मैथ्स की पीडीएफ उठा ली और हम उसके सवाल लगा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस। उसी प्रैक्टिस को जब हम टाइमली करने लगे और केवल मैथ्स ही नहीं, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग भी उसमें शामिल करके, और हम ये कहें कि यार मुझे 1 घंटे के अंदर 100 सवाल करने हैं, तो वही क्या कहलाएगा? मॉक कहलाएगा। लेकिन मॉक देने का मतलब यही है कि मॉक टेस्ट तो दिया, उसके बाद आपको अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस भी करना है। आपको देखना है कि कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहां मेरी वीकनेस है, कहां मेरी स्ट्रेंथ है, ये सब पे फोकस करना है। और फिर फाइनल सिलेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। मॉक टेस्ट की परफॉर्मेंस ऐसे है कि आज की डेट में मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, इनिशियल स्टेज में तो मेरे 100 मार्क्स आ रहे हैं। 2 महीने बाद मुझे हर हाल में 110 तक पहुंचना है, क्योंकि अभी मेरा सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है। 4 महीने बाद मुझे 120 और 130 के बीच में पहुंचना है। 130 और 150 के बीच में मुझे 5 महीने बाद पहुंचना है, और लास्ट 1 मंथ में मेरा स्कोर मॉक में 150 और 180 के बीच में आना चाहिए। इस तरीके के टारगेट्स हमें बनाने हैं, ठीक है। मैथ्स एक ऐसा सेक्शन है जहां पे 70% प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है कि भैया 70% प्रैक्टिस का रोल है, तभी आप मैथ्स में पूरा स्कोर कर सकते हैं। वहीं इंग्लिश में 50%, जीएस में 30%। जीएस को पढ़ना बहुत जरूरी है, जीएस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस का उतना बड़ा रोल नहीं है, इसलिए मैंने 30% लिखा। रीजनिंग में 95% प्रैक्टिस का रोल है कि आपको टीचर पढ़ा देगा, बस प्रैक्टिस पे फोकस करो। रीजनिंग बाय बर्थ होती है, कुछ ऐसा नहीं कि बहुत सब कुछ पढ़ना पड़ता है रीजनिंग में, नहीं। मुझे लगता है कि यार मुझे डाइस वाला टॉपिक में दिक्कत होती है तो मैं डाइस वाला टॉपिक पढ़ सकता हूँ रीजनिंग का, ठीक है। इसके बाद बिल्डिंग है सॉलिड रूटीन। एक रूटीन बना लो वीकली और डेली। आपको 1 वीक पहले ही पता होना चाहिए, संडे को बैठ के बना लो कि मैं मंडे से लेकर के सैटरडे तक इतने टॉपिक मैथ्स के, इतने टॉपिक जीएस के, इतने टॉपिक इंग्लिश के, इतने टॉपिक रीजनिंग के खत्म करूंगा। ये तय होना चाहिए एकदम। उसके हिसाब से फिर मैं वीकली डिसाइड कर लूंगा कि अगर मुझे 1 हफ्ते में ये टारगेट अचीव करने हैं तो हर दिन मुझे कितना कितना पढ़ना पड़ेगा। अब ये ऐसा टाइम टेबल बना लीजिए कि मैं मैथ्स सुबह पढ़ रहा हूँ 7 से 10:30 तक मैं पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ 3 से 6 बजे तक मैंने टाइम बना लिया, जीएस में 8 से 12:30 तक पढ़ रहा हूँ, रीजनिंग में पढ़ रहा हूँ 2 से 4 पीएम। ये सब किस किस दिन कैसे कैसे पढ़ना है, मॉक टेस्ट कब दूंगा, संडे को दूंगा नहीं दूंगा, कब मैं टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दूंगा और कब मैं कंप्लीट मॉक टेस्ट दूंगा। तो ऐसा एक टाइम टेबल बना लीजिए। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि कब मैं इसमें चाय पी रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, बट ऐसा मत बनाइएगा। कई बच्चे ऐसे लिखते हैं सुबह 6 से 7 उठना, मतलब उठने में 1 घंटे का प्रोसेस, 7 से 8 नहाना धोना। अरे जब नहाओगे तो धुल अपने आप जाओगे, अलग से थोड़ी कुछ होगा, नहाना धोना 7 से 8, 1 घंटे में क्या नहा रहे हो भाई, क्या धो रहे हो? ऐसा 1 घंटे में पाप धुल जाते हैं नेताओं के, आप शरीर नहीं धुल पा रहे हो। तो ऐसा नहीं सुबह जग के कि भाई 6 बजे मैं जगूंगा, आधा घंटे में वॉक पे जाऊंगा, वॉक पे मैं गहरी गहरी सांसें लूंगा, मेरा साथ के साथ मेडिटेशन भी हो जाएगा, मोबाइल का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा जगने के 1 घंटे तक, आऊंगा नहाऊंगा धोऊंगा बैठूंगा, 1 घंटा मैंने अपने आप को सुबह सुबह दे दिया। उसके बाद सीधे सीधे पढ़ाई पे उतर जाऊंगा, हल्का फुल्का कुछ भी नाश्ता खाने के बाद, लाइक मैंने चाट खा ली, ऐसा नहीं कि मैं सुबह जगाऊं और 2 कटोरा भर के दही पी लिया, कुछ नहीं होगा, फिर से आलस आएगा, फिर से नींद आएगी। तो आपको अपने हेल्थ और खाने के हैबिट्स पे भी फोकस करना है, कब दही पीना है, कब चाय पीनी है, इन चीजों पे भी फोकस रखना है। रात को 10 बजे सोने जा रहा हूं, 10 बजे चाय पी ली, कभी बेहतर नींद आएगी नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी में निकोटीन जा चुकी है। तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आपको अपने प्रोग्रेस को ट्रैक भी करना है कि यार मैंने मंडे ये सोचा था, मैं कर पाया नहीं कर पाया। जो सेटिस्फेक्शन होता है वही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, वही हमें खुश रहने के लिए कहता है। उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करें, ताकि हमें पता चले कि ठीक है ये हफ्ता खराब गया, लेकिन मैं अगले हफ्ते को बेहतर बनाऊंगा, ठीक है। बाकी यही है बस कि स्टडी करनी है, मॉक मार्क्स रखने हैं ध्यान में, मोबाइल का जितना कम से कम टाइम हम दे सकते हैं वो देना है। स्क्रीन टाइम को एकदम कम कर लेना है कि मोबाइल पे मेरा 30 से 40 मिनट बीतेगा फालतू की चीजों में। क्योंकि सोचिए पढ़ाई के लिए आज मैं देखता हूं, अगर बच्चे की 4 बजे क्लास है और टीचर 3 मिनट लेट आया, तब तक तो वो इंस्टा रील खोल लेता है, उसके बाद आधा घंटा हो जाता है, वो अच्छा मेरी क्लास भी थी, शिट कोई बात नहीं कल देखूंगा। फिर कल की क्लास में आके टीचर का दिमाग खराब करेगा, अरे माँ सब समझ में नहीं आ रहा, कल की क्लास देखी थी, अरे कल की नहीं देख पाया था, वो मैं उर्फी का डांस देख रहा था। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, सिलेक्शन लेना, सीरियसनेस बहुत जरूरी है।
सीरियस होना बहुत जरूरी है। ये भी देखना है कि जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होगी, जैसे जैसे आपकी परफॉर्मेंस सुधरेगी, वैसे वैसे आप खुश रहना भी चालू कर देंगे। जो लोग कहते हैं कि मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा वक्त ठीक नहीं बीत रहा है, तो वो सब कुछ ठीक बीतेगा। जैसे जैसे परफॉर्मेंस सुधरेगी वैसे वैसे आप खुश भी रहने लगेंगे। ठीक है, बुक्स हमें किस किस सब्जेक्ट्स की कौन कौन सी इस्तेमाल करनी है। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आप A to Z क्वांट से पढ़ सकते हैं। A to Z क्वांट बेस्ट बुक है गणित की। आप गूगल करेंगे, फ्लिपकार्ट, अमेजन बुक्स के कहीं पे भी मिल जाएगी। अगर आप एडवांस मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो प्ले विद एडवांस मैथ्स से पढ़ सकते हैं। अगर वो ना मिले तो आप एडवांस मैथ्स के नोट्स ले सकते हैं। अर्थमेटिक के भी आप नोट्स ले सकते हैं। ऑथर का नाम है अभिनय शर्मा। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अभिनय मैथ्स एक यूट्यूब चैनल है जिसपे बहुत सारे वीडियोज डले हुए हैं। एक यूट्यूब चैनल अभिनय मैथ्स प्रो है जिसपे रोज सुबह 9:30 बजे लाइव क्लास चलती है, वहां आप देख सकते हैं। अभी ज्योमेट्री और अलजेब्रा खत्म हुआ है, मेंसुरेशन खत्म होने वाली है। एप्स की बात कर लेते हैं तो आप कैरियर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप मुझे भी लाइव पढ़ाते हुए देखना चाहते हैं, मेरे से लाइव पढ़ना चाहते हैं, टेलीग्राम पीडीएफ्स के लिए अभिनय मैथ्स टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए। अभिनय मैथ्स टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको अब रोज करंट अफेयर से लेकर हर चीज मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग, बिल्डिंग लॉजिकल थिंकिंग। तो ये बहुत बेसिक सी बात है कि लॉजिकल थिंकिंग को बिल्ड करने को रीजनिंग कहते हैं। तो रीजनिंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये रीजनिंग के टॉपिक्स हैं जिन पे हमें फोकस करना है। फोकस ऑन वन टॉपिक एट ए टाइम, ये कुछ मैंने टिप्स लिखे हुए हैं रीजनिंग पे कि अवॉइड अननेसेसरी अजम्पशन को अवॉइड करना है, एक टॉपिक एक टाइम पे फोकस करना है, और एलिमिनेशन मेथड, ऑप्शन मेथड का बहुत ज़रूरी है इस्तेमाल करना। डायरेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। अल्फ़ाबेट सीक्वेंस आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी, कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आता है, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। आपको 3D विजुलाइजेशन स्किल आना चाहिए, आपको टाइम इफेक्टिवली मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, मैथ्स के अंदर तो भैया नंबरों का खेल है सारा। ये टॉपिक्स हैं मैथ्स के जो मैंने लिखे हुए हैं, जो एसएससी हमेशा लिख के देता है कि नंबर सिस्टम है, ये फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन है। कई बार इसी में बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल पूछ लेता है, SI CI के नानी याद आ जाती है। ये ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब तो मैं आपको बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा ही। कैसे आपको पहले अपना बेसिक्स क्लियर करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। और एक और चीज़ कि 2-3 वेज ऑफ सॉल्विंग ईच क्वेश्चन, यानी एक तरीके से बात नहीं बनेगी। मैं आज की डेट में जो सवाल सॉल्व करना सिखाता हूँ, बच्चे को बताता हूँ कि आपको सिर्फ ये सवाल यहीं तक करना था, उसके बाद उत्तर आ जाना था। मैं बताता हूं कि ये तरीका दिमाग में नहीं आता तो हम ये तरीका लगा सकते थे। तो हमें 2-3 तरीके सीखने पड़ेंगे गणित को, तभी ये हमारे अंदर से निकलेगा कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। अगर मंजिल पे पहुंचना है तो हर रास्ता पता होना चाहिए कि मैं इस रास्ते पे भी चल के जाऊंगा तो मंजिल मिल जाएगी, इस पे चल के जाऊंगा तो भी। आपको शॉर्टकट सीखने पड़ेंगे, आपको शॉर्ट कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, आपको विदाउट पेन पेपर भी सवाल सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। 25 में 2-4 सवाल ऐसे आएंगे जिसके अंदर हमें पेन पेपर भी नहीं उठाना है। जनरल अवेयरनेस, एक्सपेंडिंग योर नॉलेज, तो इसमें तो सारा गेम नॉलेज का है। क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री, जनरल साइंस, पॉलिटी, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्री, ये सब चीज़ें। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या है, कौन कौन हम आपकी किस तरीके से मदद करेंगे, मैं बस उस चीज़ पे आ रहा हूँ। इंग्लिश के अंदर वोकेबलरी है, फिल द ब्लैंक्स है, ग्रामर है, स्पॉट डायलर है, इडियम फ्रेजेज हैं, और कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेज हैं, क्लोज टेस्ट हैं, सब कुछ है। इंग्लिश आएगी कैसे, जैसे इसमें लिखा हुआ है रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, मैगजीन और बुक्स रेगुलरली। लेकिन अब वो वक्त नहीं बचा हुआ है। अगर मैं ये चीज़ आपसे 1 साल होती, आपके पास 2 साल होती, तो मैं कह सकता था, बट अभी तो नहीं। तो अभी क्या करना है वो बता देंगे। चैलेंजेस क्या क्या आएंगे आपको एग्जाम्स के अंदर वो बता देंगे, क्योंकि जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, टर्निंग स्ट्रेटेजी इनटू एक्शन, कि आपने स्ट्रेटेजी तो बना ली लेकिन एक्शन में नहीं लाया, अभी तक पढ़ना चालू नहीं किया, वो सबसे खराब चीज़ है। हमें सीखना है, जो बच्चे सक्सेसफुल हुए हैं उनसे हमें सीखना है। हमारे आसपास भी ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, मैंने लिया है, आपको मुझसे सीखना है, मैं किस तरीके से पढ़ता था। ठीक है, आपको ये नहीं है कि किसी और ने टाइम टेबल बनाया आपने उसी को कॉपी कर लिया, किसी टॉपर का टाइम टेबल, आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, आपकी अपनी स्ट्रेटेजी कस्टमाइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने स्ट्रिक्ट हो गया हूं कि सुबह 7 से 9 GS पढ़ूंगा, अब चाहे कुछ हो जाए मैं GS ही पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। हमें फ्लेक्सिबल भी रहना, रिजिड नहीं होना। ठीक है, हमें ये याद रखना है, अपनी इमोशनल और फाइनेंशियल कंडीशन को हमें याद रखते हुए डिसीजन लेने, अपने आप पढ़ने में मन लगेगा। ठीक है, जो हमारे अंदर कमियां हैं उनको पता करते रहना है, तभी हम उन्हें ठीक कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा खाना खाना है, तभी आप हेल्थी रहेंगे और पढ़ पाएंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, रात के 10 बज रहे हैं, बहुत ठंड है, 2-3 लड़कियां अपनी बालकनी से झांक रही हैं, उनको दिखाने के लिए क्या करेंगे, आइसक्रीम खा लेंगे, फिर बीमार पड़ गए, 8 दिन तैयारी नहीं हो रही। तो ये इंप्रेशन के चक्कर में गलत डिसीजन नहीं लेने, ठीक खाना है। बाहर भी अगर आप खा रहे हैं तो सही जगह पे खाना है, अदरवाइज बाहर का खाना अवॉइड करना है, क्योंकि आज के दौर में आप कहीं भी सस्ता खाना खा रहे हैं तो समझ लीजिए कि उस खाने में वो आपको जहर खिला रहे हैं। एक तो वो ताज़ा नहीं है,
खाना ठीक नहीं है, मजबूरी में भी अगर आपको खाना है, पैसे कम है, तो आप घर पे बना के खा लीजिए। कुछ ऐसी चीजें रखिए अपने रूम में जो कभी भी भूख लगने पे आप खा सकते हैं। और रात को खाने से बचिए। जो लोग रात को खाते हैं 9-10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, जो कानपुर से आकर के, बिहार से आकर के दिल्ली में, उनको लगता है रात को मैगी खाएंगे, स्टेटस लगाएंगे तो लोग समझेंगे अब तो लड़का सिविलाइज्ड हो गया है। ये सब मत सोचिए। रात के खाने से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, थायराइड, और जो आप लेट सो के जगते हैं, कभी सुबह की धूप आपको नहीं मिलती, विटामिन डी की कमी हो जाती है, विटामिन बी की कमी हो जाती है, जो लोग प्योर वेजिटेरियन है, इन सब से आपकी याददाश्त कमजोर होने लगती है, आपको पूरे दिन थका थका फील होता है। अगर आपको ये सब चीज़ें हो रही हैं, थका थका फील होता है, पढ़ने का मन नहीं करता, तो आप अपना विटामिन डी, थायराइड और विटामिन बी का चेकअप जरूर कराइए।